हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 10 सितंबर की शिफ्ट 1 करने वाले हैं, जो कि फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट रही थी। इस शिफ्ट में स्टूडेंट के 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो इस शिफ्ट का मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट ने स्किप किया था, क्योंकि वो इसे सॉल्व करने लगे थे, 2 + tan² 2a + cot² 2a। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है कि 2a की वैल्यू 45 पुट कर लीजिए। अगर 2a आप 45 पुट करेंगे तो 2 + tan² 2a यानी tan² 45 1 हो जाएगा, प्लस cot² 45 1 हो जाएगा, और sec 2a यानी sec 2a की वैल्यू 45 यानी √2, और cosec 2a भी √2 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4/2, तो ये आ जाएगा 2। अब आप ऑप्शन में देखिए 2 कौन सा ऑप्शन बना रहा है, ये √2 और ये 1। √2 + 1 ये नहीं होगा, √2 + √2 2√2 ये भी नहीं होगा, 1 - 2√2 ये भी नहीं होगा। ये बना रहा है √2 × √2 = 2। यही इसका आंसर होगा। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। जब आपको दे रखा है 2a सब जगह 2a, तो आप 2a की वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। तो अगला सवाल देखते हैं। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, तो उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर क्या है। ये सवाल आपको लिख के दे रखा है, लेकिन अगर आप इस सवाल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग दे रखा है, यानी a + b + c = 18 दे रखा है, ठीक है ना। और उनके वर्गों का योग दे रखा है, यानी a² + b² + c² = 36 दे रखा है। तो उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर, इसमें क्या पूछा है पता है, a³ + b³ + c³ घनों का योग हो गया, माइनस abc गुणनफल हो गया, उनका 3 गुने का अंतर ये बताना है। तो ये आपको देखा हुआ नहीं लग रहा है ये फार्मूला। ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b + c, यानी इसको हम लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/2, एक ब्रैकेट में a + b + c, और एक ब्रैकेट के अंदर होता है 3a² + b² + c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको याद होना चाहिए। 1/2 a + b + c 18 हो जाएगा, और 3a² + b² + c² ये 36 है, तो 36 दिया 108, माइनस a + b + c का होल स्क्वायर यानी 324। ठीक है, ये हो जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 1 और 2 × 9, और ये माइनस का आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं आंसर। तो अगर 200 होता तो यहाँ पे कितना होता, 1800। 1400 भी नहीं होगा, फिर 1944 होगा। 1800 और 16 ने में 144, 1944। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनके 4 फार्मूले लिखाए थे, मैं दोबारा नहीं लिख पा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए। ये होता है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये वाले फार्मूले पर ये क्वेश्चन था। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये इस प्रकार उधार दिए कि इसका एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से है। उन्हें 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है। देखो, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। एक तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से बेस्ट मेथड होता है एक, अगर उसने 4,000 रुपये की राशि टोटल 8% पे दी होती तो उसे कितना ब्याज मिलता। 4,000 का 8% कितना हो गया, 8 × 4 = 32, 320 रुपये। ठीक है, 320 रुपये मिलता, लेकिन उसको मिला कितना है, 352 रुपये। 352 रुपये, तो उसको कितना ज्यादा मिला है, 32 रुपये ज्यादा मिले हैं। क्यों, क्योंकि जो दूसरा भाग था, जो सेकेंड भाग था, जो उसका सेकेंड भाग था, उसका 2%, वो कितना 2% ज्यादा था। तो सेकेंड भाग का 2% ही 32 है, तो सेकेंड भाग का 1% कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 16। तो सेकेंड भाग का 100% कितना आ जाएगा, 1600।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से अच्छा मेथड है ये। आप इस मेथड, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मापदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध नहीं किया जा सकता? नॉट, दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध नहीं किया जा सकता है। साइड एंगल साइड से, अगर एक साइड, देखो साइड एंगल साइड एक प्रॉपर्टी होती है, इससे सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज। ठीक है, एंगल 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 ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखो अगर हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं, इसके भी ये 60 होगा, ये 60 और ये भी 60 है। ठीक है, अब हम एक बड़ा सा ट्राइंगल बना दें, उसके भी तीनों एंगल 60 60 हो सकते हैं। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है ना। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं सर्व अंग समान। पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसको कॉन्ग्रुएंट सिद्ध नहीं कर सकते। बाकी साइड एंगल साइड एक प्रॉपर्टी होती है, इससे भी सिद्ध हो जाता है। साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड बराबर हो तो सेम हो जाएगा। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये एंगल और साइड साइड और एंगल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंगल 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 से हम त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई बराबर 11 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 13 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर 24 सेंटीमीटर वाले विमान पर तीन बिंदु हैं। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पॉइंट्स ऑन ऑन अ प्लेन विद एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है एंड एक्स जेड 24 है। बिंदु एक्स वाई और जेड से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? देखो वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये इसकी तीन साइड है, ए बी और सी, तो इसकी दो छोटी साइड जो होती हैं, मान लो इसकी दो छोटी साइड ए प्लस बी, वो तीसरी साइड के योग से बड़ी होना चाहिए। तीसरी साइड से बड़ी होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और इसमें क्या दे रखा था, इसकी जो दो छोटी साइड थी 11 + 13, ये कितनी हो रही है 24, और इसकी जो थर्ड साइड थी वो भी 24 है, यानी 24 = 24 हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कोई पॉइंट नहीं निकलेगा, यानी जीरो। ये क्वेश्चन एज इट इज CHSL 2023 में आया था, और CGL मेंस 2022 वाले में, जो कि मार्च में हुआ था, मेरी सीट में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज अब से तीन बार पूछा जा चुका है। एक बार CGL मेंस 2022 वाले में आया था, जो 2023 मार्च में हुआ था, और CHSL में आया था 2023 में। अब CGL में एज इट इज क्वेश्चन आया है, तीन बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि दी गई तालिका में डी का मान AC और BD है, तो डी का मान क्या है? इसमें डी का मान बताना है। दी गई तालिका में डी का मान क्या है? यदि AC A/C = V/D दे रखा है, तो A कितना है 25, और C कितना है 30, और B कितना दे रखा है 40, और D ये बताना है हमें। तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार, ये 6 बार, ये कटेगा 8 बार, तो D = कितना आ जाएगा 48। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दो दोस्तों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माँ माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुना है, और रवि की आयु उसके भाई सोहन से 4 गुना अधिक है। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की आयु बताना है। दो दोस्त हैं, एक राम है, RM लिख देते हैं। ठीक है, और एक रवि है, RV लिख लेते हैं। उनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, राम की माँ माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुना है, तो माया देवी की जो आयु है वो राम की आयु की 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, और रवि की आयु उसके भाई सोहन से 4 गुना अधिक है। रवि की आयु उसके भाई सोहन से 4 गुना अधिक है। ठीक है, माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो माया देवी की आयु बताना है। माया देवी यानी हमें M की वैल्यू बताना है। तो हम रवि की जगह कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रवि की जगह S4 लिख सकते हैं। तो राम माइनस रवि की जगह हम सोहन S × 4 बराबर 7, ये लिख सकते हैं ना। और राम की जगह हम कितना लिख सकते हैं, M/3 माइनस S × 4 = 7, यहाँ से लिख लिया ना, ये राम की जगह M/3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, M माइनस 12S = 21, और ये दे रखा है M माइनस S = 65। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 11S = कितना आ जाएगा, ये 65 है, सॉरी ये 65 है, तो ये कितना आ जाएगा 44।
तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 4। जब एस 4 आ जाएगा तो एम कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा 69। ठीक है, यही बताना था, एम 69 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला होता है 2 अंडर रूट के अंदर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यानी इसकी त्रिज्या इंटू इसकी त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट के अंदर 18 इंटू 12। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 2:3 2 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 और ये 3, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 2:9। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, और बाकी जो दो होती हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ये वाला भी बता दिया था, और ये जो टेंजेंट होती है इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, इनकी इनकी लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में देखते हैं कितनी है, 99,999। अगर इसका 9 कॉमन लेने तो अंदर कितनी बचेगी, 111, और ये 47 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो सबसे बड़ी नंबर है वो 99,969 है, इसको चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम 47 देखें तो 47,000 भी 47 से डिवाइड होगी, और इसका दोगुना कितना होता है, 94,000। 94,000 भी 47 से डिवाइडेड होगी, यानी 99,000 में से 94,000 47 से डिवाइडेड हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 5,669, 5,969। अगर ये भी 47 से डिवाइड हुई तो ये वाला नंबर 47 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से 4700 भी 47 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कितना बचा, 96, और ये 2, और ये 1, 1269। अब 1269 देखते हैं 47 से डिवाइड है कि नहीं है। 47 से काटो एक, 2 बार, 94, तो ये बचा 2 और 3 और ये 9, ये कितना हो जाएगा, 47 से 7 बार, 7 7 49 और 7 चौक 28 और 4 32, यानी ये वाला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से चेक करना है। अब ये नहीं आपकी 47 से यहाँ पूरा डिवाइड करने बैठ रहे हैं। 47 का दोगुना 94,000, ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा 5,969 में से 4700 भी डिवाइड हो जाएगा, फिर इतना चेक करना था। इतना चेक करने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकेंड लगते। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेट जीरो इज लेस देन टी, टी जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो, साइन टी इज नॉट इक्वल टू कॉस टी, टी बराबर 45 पे तो दोनों बराबर होते हैं, ये गलत हो गया। देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। यानी अगर 0 से 45 तक जाते हैं तो कॉस साइन से बड़ा होता है। ठीक है, और अगर 45 से 90 तक चलते हैं तो साइन कॉस से बड़ा होता है। तो यहाँ देखते हैं, अगर टी की वैल्यू, ये देखो, अगर टी की वैल्यू 45 से कम है तो साइन बड़ा नहीं होगा, कॉस बड़ा होगा। टी की वैल्यू अगर 45 से कम है तो कॉस बड़ा होगा। कॉस बड़ा होगा जब टी की वैल्यू 45 से कम होगी और साइन छोटा होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने पिछले 3 लेक्चर में आपको एज इट इज ऑप्शन रखे थे, इसमें भी एज इट इज ऑप्शन है। आप सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक करिए, ये 14 हो गया, ये नहीं हो रहा, ये 11 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये आंसर होगा। आप 10 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। पिछले 3 लेक्चर में लगातार सारे क्वेश्चन मल्टीपल से सॉल्व हो रहे हैं 11 के। ठीक है, तो अगर आप, और ये एज इट इज ऑप्शन है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसका आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन होता कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और एच कितना है, 24 r स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1232। तो ये कितने बार जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, ये 2 बचा, ये जाएगा यहाँ से 56, और ये 8 बार, ये जाएगा 7 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 यहाँ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7। आर की वैल्यू 7 आ गई और एच की वैल्यू 24 आ गई, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
7 24 25 25 आ जाएगी। ठीक है। और कितना, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर 22/7, और ब्रैकेट में कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, तो आर प्लस एल कितना हो जाएगा, आर कितनी है 7 और एल कितनी है 25, तो ये 32 हो जाएगा। पाई आर आर प्लस एल। आर कितनी दे रखी है, ये आर दे रखी है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 32 दूनी 64, और 64 × 11 कितना हो जाएगा 0, और ये 7। ठीक है, अगर इसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, कुल पृष्ठीय नहीं पूछता, तो कितना होता, पाई आर एल। ये इसका एल एस ए होता है लेटरल सरफेस एरिया, और इसका टी एस ए होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और इसका वॉल्यूम तो मैंने आपको बता ही दिया 1/3 वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अगला, लेकिन आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सब 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा था, आप उसको लगा के 10 सेकंड में आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गणित और सांख्यिकी में पुरुष शोध विद्वानों का अनुपात पूछना है। गणित और मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स में जो मेल है उनका कितना अनुपात है, टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स कितने हैं, मैथमेटिक्स में 18 है, 18 में से फीमेल कितनी है 4, तो मेल कितने हुए 14, और स्टेटिक्स में 12 है, फीमेल है 3, तो बचे कितने 9, तो 14:9। सिंपल क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 इंटू इतना, इसकी वैल्यू कितनी है, सिंपल आपको ये बताना है। तो 15 पहले ऑफ सॉल्व हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 9 पहले ऑफ सॉल्व हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, ये 36 हो जाएगा, इंटू 4 माइनस 4/8 इंटू 2। ठीक है, तो ये 9 × 4 = 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, +1 -1, ये 3 बार और ये 5 बार, तो +1 से -1 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 5। अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ वस्तुएं खरीदी। उत्पन्न बिल 5480 रुपये का था। उन्होंने 10 नवंबर 2019 को 9800 रुपये के बिल मूल्य वाले कुछ सामान भी खरीदे थे। उन्होंने इस बार दोनों बिलों को मंजूरी दे दी और कुल राशि का भुगतान नकद में किया, यानी दोनों बिल पे कर दिए। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नकद में किए गए भुगतान पर 5% की छूट देता है, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी 19 नवंबर को उसने डीलर से कुछ वस्तुएं खरीदी, उत्पन्न बिल इतने रुपए का था, यानी 5480 रुपये में उसने 19 नवंबर में खरीदी, और उसने 10 नवंबर को खरीदी थी 9800 रुपये की। 10 नवंबर को 9800 रुपये की खरीदी थी। अब क्या कह रहा है, अगर वो 10 दिन के भीतर करता है तो उसे 2% की छूट मिलती है। तो उसने 19 नवंबर को भुगतान किया था, यानी इस पे उसे 2% की छूट मिली होगी। ठीक है, और अगर वो नगद भुगतान करता है तो उसे 10% 5% की छूट मिलती है, यानी जो 5480 रुपये उसने 19 नवंबर को नगद भुगतान किया है, इस पे 5% की उसको छूट मिली होगी, तो उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया, 2%, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 18 और 1 19, 196। ठीक है, 196 रुपये का डिस्काउंट यहाँ मिला है उसे, और यहाँ 10% होता तो कितना हो जाए, 5400 548 रुपये, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 274 रुपये। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट हो गया उसका 470 रुपये। ठीक है, 470 रुपये डिस्काउंट हो गया कितने पे, 9800 प्लस, अरे ये 9800 हो गया। ठीक है, और ये हो गया, इसमें से 470 घटा दो, तो 510 रुपये, 470 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 5010। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14,810 रुपये का भुगतान करना है वैसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि एक अंकित मूल्य पर 65% की छूट के साथ और 30% 40% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है, 65% की छूट मिले या 30% और 40%, 30 और 40 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 70 माइनस
12 कितना हो गया ये? 58। और ये 65%, तो 65 और 58 का डिफरेंस कितना हो गया? 7%। इस 7% की वैल्यू दे रखी है 105, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 15, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। ठीक है, तो 1500 रुपये उसका एमपी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 10 मीटर लंबा एक खंभा ऊर्ध्वाधर दीवार एबी के समीप तिरछा टिका हुआ है। ये 10 मीटर है, तिरछा टिका हुआ है, क्षैतिज यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 के सामने 1 होता है, और ये √3 होता है, और ये 2 होता है। तो पूछा क्या है? खंबे का तल दीवार से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस बताना है। 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो √3 की वैल्यू 5√3 हो जाएगी। ठीक, 5√3। अगला सवाल। 2014 में स्कूल ए बी और सी की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2013 में स्कूल ए और सी और एफ की औसत बिक्री है? 2014 में ए बी सी, ये है 2014, ए बी सी कितना हो जाएगा? ए बी और सी कितना है? 80%। तो ये कितना हो जाएगा? 80, 8 7 15, 185। 185 अपॉन 3 होगा, नीचे वाले में भी अपॉन 3 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2013 में स्कूल ए सी और एफ की औसत बिक्री है। 2013 में ए सी और एफ 50, 60 और ये 40, कितना हो गया? 150। तो ये क्या पूछा है, यानी 150, 185 का कितना परसेंट है, सिंपल ये पूछा हुआ है। औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2013 में स्कूल ए सी और एफ की औसत बिक्री है, ये पूछा है। तो 100 का कितना हो जाएगा? ये 5 से काट लो, 30, और ये 37। तो 37, 30 जो है वो 37 का कितना परसेंट है? तो अगर 37 का 80% निकालें, 37 का 80% कितना हो जाएगा? 37 अट्ठे 296 होता है, 296 29.6 हो जाएगा। और अगर 37 का 1% निकालें, 29.6, और 1% निकालें 0.37, तो कितना हो गया? ये 7, 9 और 2, 9, यानी ये हो गया 81%। 81% भी अभी 30 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी 81 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये वैल्यू हो जाएगी, 81 नहीं होगा, 81 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 30 भी नहीं होगा, और 80 भी नहीं होगा, तो 81 से थोड़ा सा ज़्यादा यही वैल्यू है। ठीक है, अगला सवाल ये इंग्लिश में दे रखा है। एक धन बैग, एक मनी बैग में क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 980 है, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक बैग है, देखो इस तरीके के सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। एक होता है वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी यानी कितने कितने रुपए के कॉइन है वो। ठीक है, और एक होता है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? टोटल मनी। इस तरीके के हर सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है? 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। और नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? इसको 3x मान लो, 5x मान लो, और इसको 7x मान लो। इतने इतने अनुपात में नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी? 3x, 25x प्लस 70x। टोटल कितना हो गया ये टोटल हो गया 98x। 98x की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 98, 980। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और x की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या पूछा है? 10 रुपए के सिक्के 7x है, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि प्रिया ने विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त करते हुए अपना स्कूटर 42,564 रुपये में बेचा। देखो इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/6 विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त करते हुए, यानी अगर हम SP6 मान लें, तो उसका प्रॉफिट कितना लिया है उसने? 1 रुपये। तो CP कितना रहा होगा? फिर CP रहा होगा 5 रुपये। तो 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये? 20%। अब चाहे इस वैल्यू से निकालें या सीधे सीधे निकालें, आना 20% ही है, तो ये वैल्यू क्यों लेना है फिर? इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि a+1/a=12 है, तो a² + 1/a² का वैल्यू कितना होगा? 120। कितना होता है? अगर a² + 1/a²
ए इजकल टू के होता है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाता है, के स्क्वायर माइनस टू। 12 का स्क्वायर 144 माइनस दो 142। ये मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं जितने भी इससे रिलेटेड हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फार्मूलों को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र के रूप में लेते हुए एक वृत्त को त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या के साथ वर्णित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी आधी भुजा मान के और तीनों भुजाओं पर एक एक सर्कल खींचा गया है। यहाँ पर एक सर्कल खींचा गया है, यहाँ पर एक सर्कल खींचा गया है और यहाँ पर एक सर्कल खींचा गया है, ये। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये भी इससे मिला हुआ होगा, ये होगा। ये पूछा गया है कि ये जो एरिया बचा, ये वाला, ये जो रेड रेड एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये दे रखा है 28, तो ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब माइनस इतने का एरिया कितना हो जाएगा, इस इतने का एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360, यानी 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है, 14 का स्क्वायर। और ये कितने ट्राइंगल है, 1 2 3, तो इंटू 3, यानी ये और इन सब का एरिया इतना हो गया। तो इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये जो बचा है ना उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेशन में दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप इसमें मल्टीपल नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यू अप्रोक्स में दे रखी है। तो यहाँ से 28, यहाँ से 14 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √3/4, और यहाँ 14 का स्क्वायर कॉमन हुआ तो कितना बचा, 4, माइनस ये 1/6, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 3। तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 11 बार, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 11/7, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और 4 बचा, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 सत्ते 49, ये हो गया। ठीक है, इसमें से इसको डिवाइड कर लो, कितना बचे, इस माइनस कर लो, कितना हो जाएगा ये, अगर इसे 5 7, तो ये बचेगा यहाँ पे 11/7 है ना, 11/7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, बचा 4, और ये 7 पंजे 35, ये 1.732 होता है, सॉरी सॉरी 1.732। तो ये ठीक था, 0.5 और ये 7, तो ये कितना बचेगा 6, और ये कितना बचेगा 1, 1.6, और ये कितना हो जाएगा 196, 196 इंटू 0.16, तो ये कितना हो जाएगा 196, और ये इसके बाद एक आ जाएगा तो 6 × 36, 6 × 54, 54, और कितना 3 57, 7 5 हो गया, 6 एकम 6 और 5 11, इन दोनों को ऐड कर लो 3, ये हो गया 31.36 के लगभग, यानी 31.08 के बराबर हो गया। 30 नहीं होगा, 30 से ज़्यादा होगा, इतना नहीं जाएगा, 31.08। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बस यही था कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है 1 से 1.5 मिनट के अंदर, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए टाइप और सी टाइप कारों के संयुक्त औसत उत्पादन की तुलना में कितना कम है, हजारों में। 2015 से 18 तक की सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारें, 2015 से 18 तक बी प्रकार की कारें कितनी हो जाएंगी, औसत उत्पादन पूछा है, कितना हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा ये 8 5 13 2 15 4 19 9, ये कितना हो जाएगा
सात सात 14, 14 6 20 और ये 25, 2590। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 4, तो इसका एवरेज आ जाएगा 6। और ये कितना बचा 4, 7.5। ठीक है, और क्या दिया रखा है, बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन। तो बी प्रकार का टोटल योग कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 2 15 4 19। सॉरी, बी नहीं, ए टाइप और सी टाइप। तो ए टाइप का टोटल योग कितना हो जाएगा 0, 6 4 10, ये भी 0। और ये कितना हो गया 18, 7 25 और 8 33, 33/4। ये एवरेज हो गया ए टाइप का। ये कितना आ जाएगा 8 2 5, 825। और सी टाइप का एवरेज कितना हो जाएगा, सी टाइप का टोटल योग हो जाएगा 0, 9 6 15, 5 18 और 2 20, 3 3 4, 3 2 और 2 4/4। तो इसका कितना आ जाएगा 10, और ये 12.5। तो इनका संयुक्त औसत कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1837.5/2। कितना हो जाएगा ये 9। और ये 0.25। और ये कितना है 647। अब इसको घटा लो, ये डिफरेंट पूछा हुआ है। 647.5 कितना हो जाएगा ये 570। ये कितना हो जाएगा, सॉरी, 918, 7.5, सॉरी 7.5 हो जाएगा ये 2517। और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 271.25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल ये इंग्लिश में है। 750 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई समान बिंदु से और एक ही समय में क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 13.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। ट्रैक कितना है 750 मीटर, और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनका डिफरेंस हो जाएगा। उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगी 9 और 13.5 का डिफरेंस, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। ये जीरो हटा लो, ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, और ये 18 है, ये 9 से काट लो 5 बार, और ये 2 बार। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 4, 750 इंटू 4/5, ये आ जाएगा 15, 15 चौका 60, यानी 600। 150 इंटू 4, 600 सेकेंड के बाद में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक बस शुरू में दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, अगली 1/3 भाग दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, और शेष दूरी का अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति कितनी है। जब 1/3 भाग ए से और 1/3 भाग बी से और बाकी 1/3 भाग सी से चलती है, तो इसकी औसत जो डिस्टेंस होती है वो 3 ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA होती है। तो 3ABC कितनी आ जाएगी 450 इंटू 60 अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 प्लस BC 6 पंजे 30, 3000 प्लस सी कितना है 60, और ये कितना है 2400। 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो कॉमन जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब कितना हो गया नीचे 20, 50 और ये 24, 74 हो गया। ऊपर कितना बचा 3 इंटू 4 इंटू 5, 50 इंटू 6, 50, ये जीरो कैंसिल हो गया है। नीचे बटा 74। तो ये 37 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 और 6 तियाँ 18, 1800/37। तो 37 37 पंजे कितना होता है 185, यानी 5 बार नहीं जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 37 चौका होता है 148, 37 चौका 148, 148। और कितना बचा ये
फिर ये कितने बार जाएगा, 50, 32, और कितना, जीरो आ गया, तो कितने बार जाएगा ये, 37, 37 होता है 296, तो 37 से 8 बार जाएगा, यानी 48.65 होगा ये, 48.65 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। तीन पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं, कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह से भर जाए। पी क्यू और आर की एफिशिएंसी दे रखी है, पी क्यू एंड आर। 40 मिनट में भर सकता है, ये 80 मिनट लगाता है, और ये 120 मिनट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी 240, और इसकी +6, इसकी +3 और इसकी +2। टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए, यानी क्यू और आर को बंद करना है, लेकिन पी चलता रहेगा। यानी पी कितनी देर तक चला होगा, पी पूरे आधे घंटे तक चला होगा, पी 30 मिनट तक चला होगा। 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है, तो 30 मिनट में पी ने कितना भरा होगा, 180। 180 तो पी ने केवल भरा है ना, तो बचा कितना था, 60। ये 60 किसने भरा होगा, ये 60 भरा होगा क्यू और आर ने, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 के साथ। तो कितनी देर लगी होगी इन्हें, 12 मिनट, यानी 12 मिनट में क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक आधे घंटे पहले भर जाए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।